ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 160 पे आ जाओ। छोटा सा टॉपिक है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम। बड़ा सिंपल चैप्टर बट प्रैक्टिकली रेलेवेंट। सेक्शन जो है 68 से लेके 69 कैपिटल डी ये ब्लॉक है और ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सिमिलर लाइन ऑफ सेक्शंस जो है वो एक साथ रखे हुए हैं ग्रुप में। अनडिस्क्लोज इनकम नाम से ही समझ आ रहा है, जो इनकम आपने कमाई लेकिन दिखाई नहीं, और ऐसी इनकम तो काफी लोग मेंटेन करते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे सेक्शंस का प्रोविजन होना भी चाहिए। अब कौन सी ये अनडिस्क्लोज इनकम एग्जैक्टली होती है वो सेक्शन वाइज अपने समझ लेते हैं। सबसे पहले बोला है सेक्शन नंबर 68 दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अकाउंट में कोई इनकम क्रेडिट हुई है, चाहे वो कैश हो या कहीं से आई हो, उसको कैश क्रेडिट इन जनरल बोल रहे हैं। बट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हिसाब नहीं दिया कि ये पैसे कहाँ से आए। भाई अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं तो क्या होंगे वो, या तो इनकम होगी, या किसी ने आपको लोन दिया होगा, या कोई डिपॉजिट लिया होगा आपने, या एज अ कंपनी अगर आपने वो पैसा लिया है तो शायद शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसे रेज किए होंगे, कोई तो रीजन होगा। तो आपने क्रेडिट हुए अमाउंट का हिसाब नहीं दिया तो नोटिस आएगा इस सेक्शन के हिसाब से कि भाई ये अनडिस्क्लोज इनकम है और ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्यों आए, उसके बारे में हिसाब दो। ये वो पॉइंट है। अगर आपने ये पैसा एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी रेज किया है तो आपको एप्लीकेंट्स की लिस्ट पैन नंबर के साथ देनी पड़ेगी। ये अब प्रोविजन है, पहले नहीं होता था। एक अकाउंटिंग में एंट्री दिखाते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो लोग क्या करते हैं ना, इनकम आई है, अब उस इनकम पे टैक्स नहीं भरना, तो 31 मार्च के पहले इनकम तो सबमिट हो गई अकाउंट में, तो शो कर देते हैं, बोले सर ये तो शेयर एप्लीकेशन मनी आया है, अलॉटमेंट करना है। 31 मार्च के बाद ना कैश विड्रॉ कर लेते हैं, तो पैसा तो अपने हाथ में, और दिखा देते हैं कि हमने रिफंड कर दिया, शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, तो टैक्स भी बचा लिया और जो है पैसे भी गायब कर दिए। तो ये फिर बाद में जब इनको समझ में आ गया तो कंडीशन लगा दी कि भाई आपको इन्वेस्टर्स की लिस्ट देनी पड़ेगी, कौन है एप्लीकेंट्स, नाम और पैन नंबर दे दो, हम देख लेंगे उनके अकाउंट में उन्होंने अप्लाई किया है कि नहीं। और अब चीजें ऑनलाइन होती जा रही है तो ये करना मुश्किल हो गया। तो अब ये प्रोसीजर जो है वो लूपहोल था जिसको कवर कर लिया गया। बट स्टिल और कोई रीजन से आपने कुछ पैसे क्रेडिट कर दिए अकाउंट में और उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हो, तो इस सेक्शन में आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये 68 की स्टोरी है। अंदर जो प्रोविजो में बोला है वो बात मैंने आपको बता दी, वो कंपनी वाली। कंपनी के केस में कोई पैसा आया होता है ना तो असेसी से डिटेल मांगी जाती है। अगर असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ सही रीजन दे रहा है तो फिर ठीक है, लगता है कि कुछ डाउटफुल है तो फिर इस सेक्शन में एक्शन हो सकता है, ये बोल दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है 69 नंबर, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये पूरी सीरीज है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट टाइटल से ही समझ आ जाएगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया। अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक के फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, ज्वेलरी में हो सकता है, प्रॉपर्टी में हो सकता है, कोई भी और कैटेगरी हो सकती है, किसी भी असेट में अपने इसको काउंट कर सकते हैं। तो वो नहीं शो किया होगा तो उसमें ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला सेक्शन भी देख लो, अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन, बुलियन मतलब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, वो सब चीजें, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स, आपके पोजीशन में आपके घर में ये सब चीजें मिली है, रेड पड़ी, बहुत सारा कैश, ज्वेलरी, बुलियन, गोल्ड कॉइन सब पड़ा हुआ है, लेकिन जब बैलेंस शीट निकाल के देखी तो उसमें इन सारी चीजों को कोई रेफरेंस नहीं। तो इसका सीधा मतलब है कि आपने कैश में चीजें खरीदी है और छुपा के रखी है, तो ये सेक्शन इंपोज हो जाएगा। उसके बाद नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। अब ये थोड़ा अलग हो गया। एक होता है आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि आपके पास इतनी सारी ज्वेलरी है, और एक होता है डिस्क्लोज किया है लेकिन वैल्यू कम बताइए, आधा छुपाया आधा बता दिया ताकि डाउट ना हो। तो वो भी कैटेगरी, जितना छुपाया उतना तो यहाँ पे टैक्सेबल हो ही जाएगा अनडिस्क्लोज में। नेक्स्ट सेक्शन और इंटरेस्टिंग है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस। अब ये चीज प्रैक्टिकली समझनी जरूरी है। अगर आप पीएनएल की इनकम साइड छुपा रहे हो ना तो एक्सपेंस साइड भी छुपानी पड़ेगी। सीधी बात है। भाई मैंने सपोज 10 लाख रुपए के गुड्स बेचे पर ऑन पेपर दिखा रहा हूं कि 3 लाख के बेचे, तो जो बाकी 7 लाख का गुड्स बेचा है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लेबर एक्सपेंस, वो सब तो लगा होगा। खर्चे पूरे दिखा रहा हूँ और इनकम 30% ही दिखा रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट बोलेगा यार कोई रेशियो तो होता है, 3 लाख का सामान बना के बेचने में इतना लाइट बिल नहीं आता है, इतनी लेबर नहीं लगती है, और भी लोग हैं, हमको तो डेटा पता ही होता है, तो आप इतना एक्सपेंस कैसे दिखा रहे हो? और अगर एक्सपेंस हुआ है तो इनकम कहाँ गई? फिर गुड्स बने तो होंगे ना, इतने रुपए में इतना सामान तो बन ही जाता है, कहाँ गई? इन्वेंट्री भी नहीं है, तो सामान बेच दिया और कैश में बेचा, क्या किया आपने? वहां फंस जाओगे। तो ट्रांजैक्शन ना एंड से लेके सोर्स तक पूरा गायब करना पड़ता है। अगर आप इनकम छुपा रहे हो तो उस इनकम को कमाने के पीछे जितना खर्चा आपने किया वो सारा खर्चा भी गायब करना पड़ता है, उसके बिल्स भी बुक में से गायब करने पड़ते हैं कि ये एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, नहीं तो वो कैलकुलेशन मिसमैच होगा और पकड़े जाओगे। तो इसको हम बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस। क्लियर? ये
नेक्स्ट, अमाउंट बोरोड रीपेड ऑन हुंडीज अदर देन बाय अकाउंट पे चेक। ये जो लोग बिजनेस में पैसे उधार लेते हैं ना एक दूसरे से, उसमें भी आप अगर व्हाइट मनी है तो चेक से लो, अकाउंट पे चेक से अमाउंट ले लो, इंटरेस्ट भी आप अकाउंट पे चेक से पे करो। लेकिन अगर कच्चे में काम किया कैश में और पकड़े गए तो वहां पे फिर ये सेक्शन बीच में आएगा। अब ये सारे सेक्शंस का एक ही इलाज है 115BBE जो लास्ट में आपको दिख रहा है कि डिपार्टमेंट आपके खिलाफ एक्शन क्या लेगा। तो एक तो बोल दिया फ्लैट 60% टैक्स रेट लगा देगा, 60%, समझ आ रहा है? तो मेजोरिटी पैसा तो वो ले गए। उसके बाद इस पे लगेगा सरचार्ज, कितना? 25%, और 4% सेस अलग से। तो इफेक्टिवली देखो 78% हो रहा है, मैंने लिखा ही है, आप टैली भी कर सकते हो। अच्छा, ये पकड़ी गई इनकम अनडिस्क्लोज, इसके सामने ना कोई एक्सपेंस क्लेम करने को मिलेगा, ना कोई लॉस क्लेम करने को मिलेगा, ना कोई डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो आपने छुपाई थी ना, उन्होंने ढूंढी है। अब जैसे ही आपकी इनकम मिल गई, आप बोल रहे हो अरे सर इसके सामने एक्सपेंस भी तो हुआ था, अब वो तो क्लेम करने दो। वो तब जब आप इनकम दिखाते, ये तो हमने मेहनत करके ढूंढी है ना, अब ग्रॉस अमाउंट पे आपको ये सब पे करना है। तो 78% तो ले गए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं देंगे, लॉसेस का सेट ऑफ भी नहीं देंगे, इसके सामने कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट में सीधा आ गई पेनल्टी, कितनी? 10%। ये 78% के ऊपर है। अब इतना सब पे करने के बाद जो बाकी पैसे बचे हैं, आप वो भी उनको दे दो, क्योंकि बचा ही क्या है, ले जाओ, ये भी ले जाओ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही तो बचा है। तो 78% वैसे ले गए, 10% पेनल्टी ले गए, तो 88-90% पैसा तो लेके चले गए। बाकी आप रखोगे भी तो वो पैसा देख के भी आपको बुरा ही लगेगा। इससे बेटर है बाकी 10% उनको आप वॉल्यूंटरीली डोनेशन दे सकते हो कि भाई लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो सारे पैसे आपके चले जाएंगे, इन शॉर्ट ये ध्यान रखना। पर ये है सब्जेक्ट टू कि आप पकड़े गए तो। लोग इसी चक्कर में कर रहे हैं कि देखो जब पकड़ा जाऊंगा तब की तब देखी जाएगी, तब देखी नहीं जाएगी अलग बात है, लेकिन तब देखेंगे। तो 78% टैक्स तो तब पे करना है जब मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर कभी नहीं पकड़ा गया तो ये सारे पैसे पूरे मेरे। तो लोग वैसा रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, इसके साथ इतनी कंडीशन थी। और देख लो, चैप्टर नंबर 17 कार्बन क्रेडिट्स, पेज 343 पे। मिला? चलो, बहुत छोटा सा प्रोविजन है, अब ध्यान देना, मीनिंग समझ लो। कार्बन क्रेडिट्स होते क्या है? सेक्शन 115BBG करके बोला। अब ये जो कैटेगरी है, अगेन दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम। इसमें प्रोविजन ये है कि आप अगर फैक्ट्री चला रहे हो और उसमें कोल और ये सारी चीजें यूज कर रहे हो टू जनरेट पावर, तो पॉल्यूशन होता है। बातें नहीं, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। चिमनी में से वो कोल रिलीज हो रहा है, तो उस वजह से एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ नॉर्म्स होते हैं, जिस वजह से हर एक फैक्ट्री को एक लिमिट दी जाती है कि आप कितना कार्बन एमिशन कर सकते हो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। उससे ज्यादा कार्बन एमिशन अलाउड नहीं होता है। तो उसके मीटर लगे होते हैं, रीडिंग लेते हैं वो लोग, और उससे ज्यादा एमिशन किया तो आपके ऊपर पेनल एक्शन होता है। अब जितनी आपने इंडस्ट्री लगा रखी है, जितनी मशीन्स इंस्टॉल कर रखी है, उस हिसाब से मंथली आपको एक लिमिट दी जाती है कि इतना ही कार्बन एमिशन कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि प्रोडक्शन लिमिट हो गया आपका। अब पॉइंट ये है कि अगर किसी के पास ज्यादा ऑर्डर्स हैं और उसको काम करना है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन कार्बन एमिशन की कैप लगी हुई है, ऑन द कॉन्ट्ररी कोई और फैक्ट्री ऐसी हो सकती है जिसके पास काम कम है और उसकी वो कार्बन की लिमिट जो है ना वो वेस्ट जा रही है, वो कार्बन की लिमिट जो है वेस्ट जा रही है, ये हो सकता है। तो ये जो लिमिटेशन है इसको कैसे मैनेज करें? अब सपोज मेरी फैक्ट्री में डिमांड ज्यादा है, आपकी फैक्ट्री में कम है। मैंने बोला यार आपके पास कार्बन की लिमिट पड़ी हुई है ना, जितना भी होगा 100 यूनिट आप कार्बन एमिट कर सकते हो, आप 80 कर रहे हो, बाकी का 20 मैं यूज कर लूँ तो चलेगा, ये लीगल है, अलाउड है। अब इसके लिए कार्बन क्रेडिट के सर्टिफिकेट्स बनते हैं। आप एक सर्टिफिकेट मुझे इशू करके दोगे कि भाई मेरे पास 20 यूनिट्स लीगली बचा हुआ है जो अनयूटिलाइज्ड है, और वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, और सामने वाली पार्टी मतलब मैं यूज कर सकता हूँ। तो आपके बचे हुए 20 यूनिट्स मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ और उतना कार्बन एमिशन मैं कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में ये? तो ये जो आप मुझे क्रेडिट दे रहे हो, या ये जो आप मुझे यूज करने के लिए एक असेट दे रहे हो, ये फ्री में दे दोगे या कुछ पैसे चार्ज करोगे? पैसे चार्ज करोगे। तो ये जो पैसा आप चार्ज करोगे ना, वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम है, और इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कार्बन क्रेडिट्स। क्लियर? तो ये इसके ऊपर जो इनिशियली टैक्स रेट लगाया गया ना, वो 30% लगाया था, और अब जो है इसको रिड्यूस करके कर दिया 10%। तो इन शॉर्ट आपकी बाकी की बिजनेस इनकम आपके स्लैब रेट पे टैक्सेबल होगी,
लेकिन कार्बन क्रेडिट्स बेच के कमाई गई इनकम फ्लैट 10% रेट पे टैक्सेबल होगी। ये स्टोरी है और इसके साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। इतना ही पॉइंट है इसके अंदर, क्लियर। अब आप कंडीशन लैंग्वेज पूरा आप रीड करके आराम से कंप्लीट कर सकते हो, पूरा घुमा फिरा के कंक्लूजन इतना ही निकलेगा, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। मैं अभी इतना शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम पीजीबीपी का पूरा हेड पढ़ने वाले हैं, उसमें ना एक बिजनेस की इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर टैक्स कैसे आता है, वो काउंट होने ही वाला है, तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से कैलकुलेशन के साथ भी रिलेट हो जाएगा। तो अब इसे मीनिंग वाले लेवल पे रखेंगे तो चलेगा। वैसे ही चैप्टर नंबर 18 जो है ये आपने अभी न्यूज पे सुना होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये जो क्रिप्टो करेंसी आई ना, गवर्नमेंट ने बोला करेंसी है ही नहीं, पहले तो हम मानते ही नहीं, तो उसको करेंसी का नाम क्यों दे। बिटकॉइन की बात ही नहीं की, एक टर्म दे दिया वर्चुअल डिजिटल असेट। तो बोले डिजिटल असेट है, दिस इज नॉट एक्चुअली अ करेंसी, हम इसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे। अच्छा, आप अगर इसमें ट्रेड करते हो, प्रॉफिट कमा लेते हो, तो 30% फ्लैट टैक्स रेट ले लेंगे। अब वर्चुअल डिजिटल असेट में सारी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सब आ गया। एक वो एनएफटी करके बीच में चल रहा था, नॉन फंजिबल टोकन, वो मेटावर्स करके कुछ आने वाला था, उसके अंदर कुछ टोकन या कैरेक्टर्स थे, लोग उसको भी खरीद रहे थे, बेच रहे थे, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, वैसे वो चीज की वैल्यू थी। अभी आजकल की डेट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा सा हाइप हो गया था। तो अगर वैसी कोई असेट हो तो भी इसमें कवर हो सकती है, एनएफटीज, टोकन जिसको बोलते थे, या फिर अपना ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी। तो किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी बेचने खरीदने पे अब जो प्रॉफिट होगा 30% फ्लैट रेट पे टैक्सेबल रहेगा। तो इसके लिए नाम क्या यूज किया, वर्चुअल डिजिटल असेट, जो लीगल नेम है उसका। करेंसी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया, वैसा ना ही क्रिप्टो वर्ड यूज किया। बस इसमें इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है, आपको सिर्फ टैक्स रेट ध्यान रखना है और क्या कवर होता है वो ध्यान रखना है, वैसा हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट है, बस आज के लिए इतना रखो, काफी है, बाकी चीजें फिर कल देखते हैं।